नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स में हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि कुल मिलाकर के 16 चैप्टर है, ठीक है। और 16 चैप्टर का यदि वीडियो एक ही वीडियो में यदि 16 चैप्टर को ऐड किया जाए तो शायद ये जो वीडियो है 8-10 घंटे का बन जाएगा और इतना लंबा वीडियो आप लोग देखोगे नहीं। इसी के कारण मैं 16 चैप्टर को कम से कम प्रयास करूंगा कि 5 वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो इसीलिए आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने इस बात को कहा था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय कहलाता है। तो इसको हम लोग उपभोग कहते हैं, ठीक है। आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को प्रश्न संख्या 3 पर बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदते हैं तब वे कहलाते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति वस्तु को खरीदता है तो उसको हम लोग उस टाइम उपभोक्ता कहते हैं, उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिमय सामान्यतः कहलाता है। तो ये कहलाता है उत्पादन, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर तो प्रश्न संख्या 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कोई किसान गेहूं उपजाता है। यहाँ किसान है तो यहाँ पर किसान क्या है, तो एक उत्पादक है, ठीक है, क्योंकि वो गेहूं का उत्पादन कर रहा है और इसी के कारण, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 6 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है। यहाँ श्याम क्या है, तो यहाँ पर श्याम जो है एक उत्पादक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है कि गेहूं से आटा का निर्माण कर रहा है, ठीक है। आगे यदि बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जब वस्तु स्वयं के लाभ के लिए वस्तुएं बेचता है तब वे कहलाते हैं। तो जब कोई वस्तु को मतलब क्या करते हैं, लाभ कमाने के लिए बेचते हैं तो उस टाइम उसको विक्रेता कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 8 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वैसे क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब धन प्राप्ति के लिए कुछ काम किया जाता है तो उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं सामान्यतः होती है। तो क्या होती है, वो असीमित होती है। आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों के लिए एक वीडियो यदि अपलोड करते हैं तो इसके बाद फिर मन में थोड़ा सा लालसा बढ़ती है कि सर और 1-2 वीडियो अपलोड कर देता हूँ, नंबर ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए असीमित है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 10 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सामान्यतः होते हैं। तो हमारे आवश्यकताओं का जो पूर्ति के साधन होते हैं वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का सीमित, ठीक है। सीमित मात्रा में है लेकिन हमारी इच्छाएं असीमित है। वैसे अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों का किताब को पूरा डिटेल में समझा देता तो आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं होती। खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 12th में तैयार रहिएगा, बस मेरा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को लाइव में आकर के पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर बात करते हैं तो जिसमें कह रहा है कि चयन की समस्या सामान्यतः है। तो चयन की समस्या एक आर्थिक समस्या है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सामान्यतः आर्थिक समस्या की जड़ है। तो आर्थिक समस्या का जड़ क्या है, तो अभाव है, ठीक है। अभाव के कारण ही आर्थिक समस्या जन्म लेती है। आगे बात करें तो संसाधनों का डैश प्रयोग चयन की समस्या को उत्पन्न करता है। तो आवश्यकताओं का वैकल्पिक जो चयन है या वैकल्पिक उपयोग जो है जिसके कारण क्या होता है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है। वैकल्पिक प्रयोग जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 14 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न मनुष्य का अध्ययन, तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 15 जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग है। तो आर्थिक क्रियाकलापों का मुख्य भाग क्या है, तो उत्पादन भी है, उपभोग भी और वितरण भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, या उक्त सभी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 16 पर तो प्रश्न संख्या 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रमेश भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। यहाँ रमेश क्या है, तो यहाँ पर रमेश जो है एक सेवा प्रदाता है, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 17 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से सेवा
प्रदाता का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है इसके हिसाब से सेवा प्रदाता कौन है, तो डॉक्टर भी है, वकील भी है और वाहन चालक भी, ये तीनों सेवा प्रदान कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 18 पर बात करें तो जिसमें कि पूछा जा रहा है कि माँ के द्वारा अपनी शिशु का लालन पालन सामान्यतः है। तो माँ के द्वारा जो है अपने शिशु का लालन पालन क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा धन प्राप्त करने हेतु छात्रों को शिक्षा प्रदान करना निम्न में से क्या है। तो जब धन प्राप्त करने के लिए होता है तो इसको हम लोग कहते हैं उस टाइम आर्थिक क्रिया। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 पर, तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि निम्न में से मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करते हैं। तो आम जीवन को कौन प्रभावित करता है, तो सुनामी, भूकंप और कोविड, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 21 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के पिता आप सभी को पता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 जिसमें पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है चाणक्य की रचना है। ठीक है। नाम है अर्थशास्त्र, वास्तव में वो इकोनॉमिक्स था नहीं, वो एक पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक थी। ठीक है। चलिए आगे यदि बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 पर, तो प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक जो है एडम स्मिथ का पुस्तक है। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 24 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज नामक शीर्षक किसकी रचना है। तो ये रचना किया था एडम स्मिथ ने ही। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 25 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र के मूल में है। तो अर्थशास्त्र के मूल में क्या है, तो सिंपल सी बात है चयन और दुर्लभता, ये दोनों है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा बी तथा सी दोनों। ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 26 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र का धन संबंधी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया है। ठीक है। तो इसको प्रस्तुत किया है एडम स्मिथ ने। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 27 हम लोगों को पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का आर्थिक कार्य से। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 28 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का संख्याओं का अमूर्तता। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यदि बात करें 29 पर, जिसमें पूछा जा रहा है श्याम हंसुआ का विनिर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम क्या है, तो यहाँ श्याम है एक उत्पादक। सिंपल सी बात है, यदि उत्पादन कर रहा है तो वो उत्पादक होगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 30 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो विभिन्न अर्थों में होता है। तो हम लोग जो बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, तो एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूप में करते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यदि 31 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य क्या है, या तो फिर तात्पर्य है। तो एक वचन के रूप में यदि बात करें सांख्यिकी का तात्पर्य, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संख्याओं के संकलन, वर्गीकरण तथा प्रयोग का विज्ञान से। प्रश्न संख्या यदि 32 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 32 हम लोगों से पूछा जा रहा है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य है। तो बहुवचन के रूप में यदि हम लोग बात करें सांख्यिकी का, तो सांख्यिकी का तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से। प्रश्न संख्या यदि 33 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ है। तो बहुवचन के रूप में यदि हम लोग बात करें, तो सांख्यिकी का सरल अर्थ जो होगा वो आंकड़ा से होगा। ठीक है। ये पहला चैप्टर का था। अब दूसरा चैप्टर पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उन सभी को भी पढ़ना जरूरी है। नहीं तो आप सभी को पता है कि जैसे आप लोगों ने 12th का जो क्वेश्चन देखा ही था कि 12th का क्वेश्चन इतना घुमा फिरा करके दे रहा था कि बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब हो गया था, और इसी के कारण जो है उन लोगों को बहुत सारा प्रश्न हम पढ़ाए थे, तो इसी के कारण उन लोगों को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन आप लोगों को भी उतना ज़्यादा पढ़ना आवश्यक है, नहीं तो फिर आप लोगों को पता ही है क्वेश्चन कितना भयंकर टाइप का आता है। चलिए इसका यदि हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जाए चर एक ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किसी गुण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान विभिन्न परिस्थिति में डैश हो सकता है। तो इसका मान विभिन्न परिस्थिति में क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 2 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को क्या कहा जाता है। तो अपरिष्कृत
आंकड़ों की इकाई को कहा जाता है प्रेक्षण। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा आंकड़ों के साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को डैश में सहायक होते हैं। तो समस्या को हमेशा समझाने में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सांख्यिकीय आंकड़ों के मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं। तो इसके मुख्य स्रोत होते हैं 2। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्रित करता है वो डैश कहलाता है। जो आंकड़ा को एकत्रित करता है उसको शोधकर्ता कहा जाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ों को क्या कहा जाता है। तो गणना के हिसाब से जो आंकड़ों का एकत्रित करते हैं उसको प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि प्राथमिक आंकड़ा होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ा क्या होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ा गणनाकार द्वारा एकत्रित होते हैं, अभी अभी आप लोगों को बताएं। चलिए यदि प्रश्न संख्या हम लोग 8 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 8 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जिन आंकड़ों का प्रयोग करने पर समय और धन की बचत होती है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है हमेशा द्वितीयक आंकड़ा। ठीक है, द्वितीयक आंकड़ा होते हैं। तो द्वितीयक आंकड़ा क्या होते हैं। तो द्वितीयक आंकड़ा होते हैं समाचार पत्रों से संकलित। ठीक है, देखिए प्राथमिक आंकड़ा द्वितीयक आंकड़ा को यदि सिंपल शब्द में यदि आप लोगों को समझना है तो उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग समझना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, और यदि चाहते हो कि नहीं सर अभी तो ऑब्जेक्टिव ही आने वाली है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 12th में आप लोगों को डिटेल में तब समझा देंगे। ठीक है, चलिए यदि प्रश्न संख्या 10 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त आंकड़ों या समंकन है। तो ये क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का द्वितीयक आंकड़ा। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग सोहन अपनी अध्ययन के लिए करता है तो यह सोहन के लिए वो आंकड़ा डैश कहलाएगा। तो ये कौन सा आंकड़ा कहलाएगा। तो ये द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल में समझा देते हैं। जो आंकड़ा खुद अध्ययन करके सर्वेक्षण करके निकाला जाता है उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, और जब प्राथमिक आंकड़ा का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति करता है अपना अध्ययन को करने के लिए उसको हम लोग द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सिंपल में समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो आंकड़ों का संग्रह करना होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन आंकड़ा संग्रह करने की विधि है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का टेलीफोन साक्षात्कार और डाक द्वारा प्रश्नावली भोजन भेजना, ये दोनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 14 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रचलित साधन है। तो कौन सा है सबसे अधिक प्रचलन। तो साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 15 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एक अच्छी प्रश्नावली के गुण है। तो एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या होते हैं। तो वो होता है कि प्रश्नों की संख्या सीमित होना चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए और प्रश्न उचित क्रम में होना चाहिए। ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 16 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि द्विविध प्रश्नों के कितने विकल्प होते हैं। तो द्विविध प्रश्नों का यदि हम लोग बात करें तो उसका 2 विकल्प होते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न संख्या 17 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 17 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जिन प्रश्नों के 2 से अधिक विकल्प होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो अभी प्रश्न को आप लोगों ने पढ़ा द्विविध प्रश्न। ठीक है, इसका जिन प्रश्नों के 2 से अधिक विकल्प होते हैं, अच्छा 2 से अधिक विकल्प होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं 4 ऑप्शन वाला। ठीक है, तो आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 18 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है किसी समग्र या जनसंख्या के एक इकाई को क्या कहा जाता है। तो किसी समग्र या जनसंख्या के एक इकाई को हम लोग कहते हैं मद। ठीक है, मद कहते हैं। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर तो प्रश्न संख्या 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के सभी मदों को शामिल किया जाता है वो है।
तो वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जनसंख्या विधि। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 20 जिसमें पूछा जा रहा है कि जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के कुछ चुने हुए मदों को शामिल किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जिसको चुने हुए तो ये हो जाएगा आप लोगों का प्रतिदर्श विधि। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 जिसमें पूछा जा रहा है कि सांख्यिकी के समष्टि शब्द का अर्थ है। तो समष्टि शब्द का क्या अर्थ है, इसका हो जाएगा समग्र। ठीक है, आप लोगों को क्लास 12th में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को डिटेल में पढ़ाएंगे, तो उस टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस अभी आप लोगों को एग्जाम में मार्क्स उठाना है, तो इसीलिए इतना पढ़ लीजिए, बाकी 12th में आप लोगों को डिटेल में पढ़ा देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि आंकड़ा संग्रह करने की किस विधि के अंतर्गत सर्वेक्षक और उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार के माध्यम से। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 23 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वह रणनीति जिसके अंतर्गत एक छोटे समूह का सर्वेक्षण कर प्रश्नावली का मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रायोगिक सर्वेक्षण। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 24 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रायोगिक सर्वेक्षण के लाभ क्या है। तो प्रायोगिक सर्वेक्षण के लाभ जो है वो है कि प्रश्नावली में दिए गए निर्देशों की सटीकता की जांच होती है। ये उन तत्वों का पता लगाने में सहायक होते हैं जो अनुसंधान में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, और ये वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत और समय का अनुमान लगाने सहायक होती है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 25 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिदर्श निदर्श का अर्थ क्या है, या प्रतिदर्श या तो फिर निदर्श जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आप लोगों का कि समग्र के सभी मदों को चुनना और समग्र में से कुछ प्रतिनिधि मदों को चुनना। ठीक है, ये दोनों होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 26 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है निम्न में से कौन निदर्श या प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जनगणना नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 27 पर बात करें, तो जिसमें कह रहा है कि निर्गम मतदान जिसको एग्जिट पोल कहा जाता है, तो ये है, तो ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मतदाताओं के प्रतिदर्श से चुने जाने वालों का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है ना, कुछ दिन पहले से जो आप लोग देख रहे हो कि एक इंडिया टीवी नाम का जो न्यूज़ चैनल है, उसमें पहले से बताया जा रहा है कि किसकी जीतने की संभावना है। तो चुनाव होने से पहले जब संभावना व्यक्त किया जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इसी को निर्गम मतदान कहा जाता है या फिर एग्जिट पोल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 28 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि गणनाकार अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी सुविधा या निर्णय द्वारा प्रतिदर्श इकाई को चुना जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अयादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 29 पर, जिसमें पूछा जा रहा है जो त्रुटियां जनगणना विधि एवं प्रतिदर्श विधि दोनों में पाई जाती है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है अप्रतिचयन त्रुटियां। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 30 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन और उसके जनसंख्या प्रचलनों के बीच अंतर को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है प्रतिचयन त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 31 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अयादृच्छिक या अप्रतिचयन त्रुटियां का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से एक नंबर जो कि दिया गया अनुत्तर संबंधित त्रुटियां, और दूसरा दिया गया प्रतिदर्श अभिनति मतलब पूर्वाग्रह, ये दोनों इसके अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका हो जाएगा ए तथा बी दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 32 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 32 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि NSSO द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को किस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न को आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, ये वाला हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो यह है सर्वेक्षण। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यदि हम लोग 33 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 33 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण मतलब NSS की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 34 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। तो ये तो आप सभी को पता है 10 वर्षों के अंतराल में। प्रश्न संख्या 35 जिसमें पूछा जा रहा है कि CSO का पूरा नाम क्या है। तो CSO का पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकीय
कार्यालय। ठीक है, यदि आप लोगों को इसका अंग्रेजी नाम पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं पता है तो वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।